हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आधुनिक भारत अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास दे रहा हूं, जिसके अंतर्गत अभी तक मैंने आप लोगों को कई सारे चैप्टर के बारे में अध्ययन कराया है और अब हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं। इस 1857 की क्रांति के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ा है, जिसे एक हम 1857 की क्रांति का स्वरूप कह सकते हैं कि उसका स्वरूप कैसा था, और दूसरा 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, जिसमें कि हमने राजनीतिक कारण यानी प्रशासनिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण और तत्कालिक कारण के बारे में अध्ययन किया और जानने की कोशिश की कि जो अंग्रेज यह बता रहे थे कि यह जो विद्रोह था वह एक केवल सिपाही विद्रोह था, तो ये वास्तव में सत्य नहीं था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, क्योंकि सिपाही विद्रोह होता तो इसमें केवल सिपाही ही भाग लेते, जबकि इसमें अन्य लोगों ने भी भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, ये हमने दो चीज़ें जानने की कोशिश की है अभी तक इस टॉपिक में, जिसका नाम है 1857 का विद्रोह। दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करने का प्रयास कीजिए। और दोस्तों आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंतिम तक यानी लास्ट तक वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको पूर्ण रूप से ये कंसेप्ट समझ में आएगा। बीच में अधूरा अगर देखकर छोड़ देंगे तो शायद आपका कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा और आपकी स्टडी जो होगी वो अधूरी रह जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सबसे पहले 1857 के विद्रोह के प्रारंभ की चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने कारण के बारे में पढ़ा और स्वरूप पढ़ा, तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ, यानी प्रारंभ कहाँ से हुआ। ठीक है ना, प्रारंभ और प्रसार के बारे में हमें चर्चा करना है और इसके पतन कैसे हो गया इसकी भी चर्चा हमें करना है। ठीक है दोस्तों, तो कहा जाता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है, प्रारंभ मतलब शुरुआत जो है, वो दमदम से हुई थी और मंगल पांडे द्वारा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि मंगल पांडे नाम का एक सिपाही था जो बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर का सिपाही था और उसे यह जानकारी मिली थी, कहानी समझिएगा, कि उसे यह जानकारी मिली थी कि भारत में जो है वो पुरानी जो बैरल राइफल जो है उसके जगह पे न्यू एनफील्ड राइफल जो लाई जा रही है उसमें एक लेप लगाई जाएगी उसके ऊपर। और उस लेप पर क्या होगा, वो लेप जो होता है वो चर्बी से बना होता है, अर्थात गाय और सुअर के चर्बी से बना करके उस लेप यानी ग्रीस का एक तरह से जो हम लोग गाड़ी में लगाते हैं उससे ऊपर लगाया जाएगा और लेप रहेगा। और जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसे दांतों से क्या करेंगे, खींचेंगे, तो हमारे दांतों से वो चर्बी लगेगी तो वो हमारा धर्म नष्ट होगा। ऐसा कुछ उसे जानने की सूचना मिली। और हमने आपको पहले बताया है कि ये जो चर्बी वाला कारतूस जो था इसके बनाने की प्रक्रिया 3 जगह पे थी। एक तो हमें अम्बाला में, कलकत्ता दमदम में और पाकिस्तान सियालकोट में। और चूंकि वो बैरकपुर दमदम के पास में ही था तो वहीं पर वो व्यक्ति रहता था, तो तुरंत वहाँ से कहाँ चला गया, दमदम गया। वहाँ जाने के बाद उसे गुप्त रूप से सूचना मिली कि वास्तव में ये काम ऐसा हो रहा है। हालांकि इसकी कहानी बिल्कुल एक अलग भी है। अगर आपको उचित लगे तो मैं बता दूं कि एक कहानी ये तो कुछ ऐसा मिलता है कि वहाँ पे पांडे जी गए और आने के बाद उन्हें पता चला, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी जब हम पढ़ते हैं हम 12वीं क्लास की, तो उसमें कुछ अलग ही कंसेप्ट देता है। और उस कंसेप्ट को जब मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी में वो कंसेप्ट क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, बस यहाँ हमें ये याद रखना है कि इस बात की जानकारी सबसे पहले किसको पता चली, मंगल पांडे को पता चली। जब मंगल पांडे को पता चली तो उसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और दो सैनिक अधिकारियों को जो अंग्रेज थी उन्हें मार डाला। और यहीं से कहा जाता है कि 1857 की विद्रोह की शुरुआत होती है। लेकिन अगर बृहद तौर पर देखी जाए तो इसकी शुरुआत 10 मई
ईस्वी को मेरठ से शुरुआत होती है, जब मेरठ के सिपाही क्या करते हैं, इसके खिलाफ विद्रोह करते हैं और विद्रोह करके वहां से चल देते हैं दिल्ली की तरफ, और दिल्ली आ करके राजघाट को पार करते हुए दिल्ली प्रवेश करते हैं और लाल किला को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और बहादुर शाह जफर जो वहां पर बैठता है, यानी भारत का जो मुगल सम्राट होता है, उससे रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि आप नेतृत्व का नेता संभालिए, नेतृत्व का नेता बनिए, और आपके अंडर में हम लोग विद्रोह करना चाहते हैं या विद्रोह किए हैं। बहुत सोचने समझने के बाद बहादुर शाह जफर तो बूढ़ा हो जाता है, पहले वो निर्णय नहीं ले पाता है, लेकिन बहुत कहने के बाद वो निर्णय लेता है और इसका नेतृत्व करने के लिए तैयार होता है। और तब जाकर के सिपाही जो होते हैं वो दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, और यहीं से यह स्थिति की शुरुआत होती है जिसे हम 1857 के विद्रोह के प्रारंभ यानी शुरुआत मानते हैं। ठीक है दोस्तों, और तब जाकर के यह धीरे धीरे भारत के अन्य क्षेत्रों में भी पहुंचता है, जो संभवतः साउथ में नहीं जाता है, उत्तर भारत में ही सिमट करके रह जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कहानी हमने थोड़ी सी आपको प्रारंभ के बारे में बताने की कोशिश की, जो सुनेंगे तो आपको निश्चित तौर पे याद हो जाएगा और समझ में भी आएगा। आगे बात कर रहे हैं हम लोग कि 23 जनवरी 1857 ईस्वी को दमदम के सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग को अस्वीकार कर दिया। क्यों? जो कारतूस जो दी जा रही थी उसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कोई ना कोई घटना हो रही है। 29 मार्च सबसे पहले दमदम में ये बात फैली। फिर 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के एक सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे ने अपने साथियों को विद्रोह के लिए आह्वान किया और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। याद रखिएगा, किसकी हत्या कर दी जी? लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सर्जेंट ह्यूस्टन को गोली मारकर हत्या कर दी। यानी दो व्यक्ति को उसने मार दिया, एक को चाकू घोंप दिया, दूसरे को गोली मार करके खत्म कर दी, लेफ्टिनेंट बाग को और मेजर सर्जेंट ह्यूस्टन को। और फिर यहीं से क्या होता है, विद्रोह की प्रक्रिया को पूरे भारत में फैलने की एक रास्ता निकल जाता है। इसके बाद 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। उसके फांसी देते ही देश में एक चिंगारी सी फैल जाती है। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने, जितनी भी मेरठ में जो तैनात थे भारतीय सेना, सभी ने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोली चला दी। जो वहां के अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उन पर गोली चला दी। हालांकि वो भी बहुत थे, 2200 के आसपास में वहां पर थे, लेकिन किसी ने इसकी प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि अब इस वक्त अगर बोलेंगे तो सिपाही बहुत ही क्या है, आक्रोश में है, स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो जाएगी। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और फिर सिपाही जो थे, मेरठ के जितने भी विद्रोही सैनिक थे, 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। 10 मई को वहां से चले, 11 मई को पहुंचे और 12 मई को 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जब उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर को अपना नेता घोषित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जो दिल्ली 1803 के बाद से ही किसके कब्जे में थी? अंग्रेजों के कब्जे में थी। वो अब दिल्ली किसके, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए दिल्ली अब मुगल के कब्जे में आ चुकी थी। तो इस प्रकार मंगल पांडे की मृत्यु हो जाती है। कहाँ से? मेरठ से सिपाही दिल्ली आ जाते हैं, दिल्ली आकर के विद्रोह करते हैं और अपने नेता चुनते हैं। किनको? बहादुर शाह जफर को, और फिर दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। ये इसकी प्रारंभिक शुरुआत को मानी जाती है। याद रखिएगा, दिल्ली पर 12 मई 1857 ईस्वी को किसने अधिकार किया था? सिपाहियों ने। और इसका नेता कौन था? बहादुर शाह जफर था। विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया और विद्रोह का नेता भी घोषित कर दिया। 20 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, लेकिन संघर्ष में जॉन निकोलसन मारा गया। फिर अंग्रेज अपना तो अधिकार कर लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा अधिकारी जो था जिसका नाम था जॉन निकोलसन, यह मारा गया, अंग्रेज अधिकारी। लेकिन अंतोगत्वा जो दिल्ली थी वह पुनः अंग्रेजों के पास चली गई। शुरुआत हो गई। इसके बाद दोस्तों ये तो शुरुआत हो गया, प्रारंभ हो गया दिल्ली से। अब इसका प्रसार कैसे होता है, तो अब हम लोग दूसरा हेडिंग पढ़ेंगे, प्रसार एवं पतन। यानी इसका प्रसार कहाँ कहाँ हुआ था। प्रारंभ तो हुआ कब? तो 10 मई से शुरू हुआ, मेरठ से मान के चलते हैं हम लोग। उसके पहले बैरकपुर ने कर दिया। लेकिन अब ये प्रसार कहाँ का हुआ, दिल्ली के किधर किधर इलाके में गया, क्या ये पूरे हिंदुस्तान में फैला या फिर उत्तर भारत में ही सिमट करके रह गया, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। कह रहा है कि मेरठ से प्रारंभ हुआ 1857 ईस्वी का विद्रोह, जो मेरठ से शुरू हुआ था,
की ज्वाला देश के अन्य भागों में भी तेजी से फैलने लगी। ठीक है, बहुत तेजी से अन्य देशों में फैला। उत्तर प्रदेश में विद्रोह की भावना बहुत तेजी से भयंकर रूप धारण कर लिया। ठीक है, हालांकि मध्य प्रांत उस समय अवध में भी हुआ था, अवध अब तो चूंकि लखनऊ है, तुमने उसको नहीं लिखा। उत्तर प्रदेश में विद्रोह की भावना बहुत तेजी से भयंकर रूप धारण कर लिया। अन्य प्रांतों में भी इसका प्रसार हुआ, लेकिन दक्षिण भारत में इसका प्रसार उतना न हो सका जितना उम्मीद था। उत्तर भारत में तो ठीक ठाक रहा, लेकिन दक्षिण भारत में ये नहीं गया। इसीलिए अंग्रेज इसको क्या कहते हैं, एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा नहीं देते हैं। मद्रास तो बिल्कुल ही अछूता रहा, मद्रास तक तो पहुंचा ही नहीं। ज्यादातर जगहों पर सेना के साथ साथ आम जनता ने भी इसमें भाग लिया, और इसी को देख करके भारतीय इतिहासकार क्या कहते हैं, इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा देते हैं। और चूंकि पूरे भारत में नहीं फैला था, तो इसे राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा अंग्रेज नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में आम जनता ने भाग नहीं लिया था, बाकी सभी जगह उन्होंने भाग लिया था। तो इस प्रकार से ये जो हमारा थोड़ा सा था, मेरठ से जो स्टार्ट हुआ इसका प्रसार, और देश के अन्य भागों में, उत्तर प्रदेश में भी फैला। अब देखिए, उत्तर प्रदेश से हम आगे बढ़ते हैं, वही में लखनऊ में भी अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन के आधार पर गद्दी से उतारने और निर्वासित किए जाने से लोगों में असंतोष था। अब देखिए, होता क्या है कि जब डलहौजी आया था, मैंने आपको पिछले में बताया था कि डलहौजी एक नियम लाया था जिसका नाम था व्यपगत का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे विलय की नीति या हड़प नीति के नाम से बेटा जानते हैं। वो कौन लाया था, डलहौजी ने लाया था। चूंकि डलहौजी एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण रखने वाला गवर्नर जनरल था भारत का। ठीक है, उसने क्या किया, लगभग सभी राज्यों को मिला लिया। उसके बाद अवध जब बचा, तो अवध को उसने कुशासन के आधार पर मिलाने का प्रयास किया, यह बता करके कि आपको शासन करने का ढंग नहीं आ रहा है, हम शासन करेंगे और आप गद्दी को छोड़ दीजिए। बताइए कितना अनुचित व्यवहार था ये। ठीक, इससे वहाँ के जो वाजिद अली शाह था उसको हटा दिया गया। हटाने के बाद वहाँ के लोग जो थे उसको आक्रोश हुआ और वो असंतोष हो गए, असंतुष्ट उसमें आ गया, यानी उनके अंदर असंतोष की भावना पैदा हुई। किसके प्रति, डलहौजी के प्रति। ठीक है, और चूंकि होना तो था ही विद्रोह, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया 1864 के जो हमारा बक्सर का युद्ध हुआ था, सॉरी 1764 में बक्सर का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में भी बेटा मैंने आपको बताया था कि अवध को इन्होंने मिलाया नहीं था पूरी तरह से। ये अवध का एक स्टेट के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका बफर स्टेट हम लोग कहते हैं। और बफर स्टेट को मैंने डायग्राम बना करके आपको समझाया भी था कि कैसे उसने किया है, अगर आपने वीडियो शुरू से सारी वीडियो को अगर अध्ययन किया होगा तो इस तरह से असंतोष की भावना अवध के लोगों में पनप उठी थी। फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्लाह शाह प्रमुख थे, जिन्होंने लोगों को जिहाद के लिए उत्तेजित किया, यानी कि जिहाद का नारा दिया, यानी उन्हें आक्रोश किया, उन्हें धर्म के नाम पर लड़ने के लिए प्रेरित किया। कौन सा था जी, जिसका नाम था मौलवी अहमद उल्लाह शाह। ठीक है, आगे कह रहा है कि 30 मई 1857 ईस्वी को यहाँ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। कहाँ से, लखनऊ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। 4 जून को बेगम हजरत महल ने विद्रोह की कमान संभाल ली। यहाँ का नेता कौन बन गई, हजरत बेगम। ये सब बेटा पूछा जाता है, ये 3 सवाल यहाँ से पूछा जाता है विद्रोह के प्रसार में। एक तो केंद्र बिंदु जो था, दूसरा वहाँ का नेता कौन था, और तीसरा वहाँ को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था। हालांकि इसको मैं बिल्कुल वीडियो के लास्ट में आपको लिखित रूप से मैं सब एक जगह इकट्ठा कर दिया हूँ कि आपको ज़्यादा ढूंढने की इधर उधर जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अंत तक वीडियो देखते हैं तो आपको वो प्रमाण भी मिल जाएगा। तो कह रहा है कि 4 जून को बेगम हजरत महल ने विद्रोह की कमान संभाली और अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। ठीक है, उसको हटा दिया गया था जिसको, उसके जगह पे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया। मार्च 1858 ईस्वी में कैंपवेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर दिया और लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, और हजरत बेगम वहाँ से भाग गई और भाग करके वो नेपाल चली गई, बाद में वो मर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया लखनऊ का, यानी लखनऊ पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, लेकिन वहाँ का नेता बेगम हजरत महल ने बड़ी ही सावधानी पूर्वक लड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रही। यहाँ से विद्रोह फैलता है कानपुर की तरफ। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। इनका वास्तविक नाम दोदू पंत भी था। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, दोदू पंत था। 20 जुलाई को जनरल नील भी कानपुर पहुंच गया और कानपुर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कानपुर क्या कर लिया जी, कब्जा कर लिया गया उसके द्वारा।
16 दिसंबर 1857 ईस्वी को कैंपबेल ने कानपुर पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया और उसको वहां से नाना साहब को भी हटा दिया। नाना साहब की ओर से लड़ने की मुख्य जिम्मेदारी किसको थी? तात्या टोपे थे, जिनके बारे में पूरा इतिहास जानता है, जिसको अंतिम समय तक अंग्रेज पकड़ने में सफल नहीं हुए। तात्या टोपे की थी। इनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। दोस्त याद रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई बार। अब कह रहा है कि तात्या टोपे को सिंधिया के सामंत मान सिंह ने अप्रैल 1859 ईस्वी में धोखे से अंग्रेजों को सौंप दिया और इन्हें ग्वालियर में फांसी दे दी गई। किनको? तात्या टोपे को। वो इतिहास के व्यक्ति थे जिन्हें आज भी इतिहास गर्व के साथ याद करता है। तात्या टोपे को अंतिम समय तक अंग्रेज इसे पकड़ने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन धोखे से इन्हें पकड़कर अंग्रेजों को दिया गया और उसके बाद इन्हें फांसी दे दी गई, इस वीर पुत्र भारत के। अब आता है झांसी की रानी। तो इस तरह से कानपुर, लखनऊ, इन सब जगहों पर, मेरठ, दिल्ली, सब पे अधिकार किसका बनता गया? अंग्रेजों का। झांसी आता है। झांसी में गंगाधर राव की विधवा पत्नी जो थी लक्ष्मीबाई, अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी की गद्दी न दिए जाने से अंग्रेजों से नाराज थी और इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया था। क्योंकि जो लक्ष्मीबाई थी, इनका अपना कोई पुत्र नहीं था, ठीक है। और पहले हमारे यहाँ परंपरा थी दत्तक पुत्र लेने की। दत्तक पुत्र के माध्यम से हम अपने उत्तराधिकार हम उसको बना देते थे, लेकिन डलहौजी ने इस परंपरा को समाप्त करने का निर्णय लिया, जिससे लक्ष्मीबाई का अपना पुत्र न होने के जो उनका दामोदर राव, जो उनके दत्तक पुत्र थे, उनको गद्दी से हटाने में अंग्रेज क्या होने लगे? तत्पर होने लगे। चूंकि दत्तक पुत्र के नियम को हटा दिया उन्होंने, तो ये नियम खत्म हो गया। इसके बाद झांसी की रानी जो थी बार बार रिक्वेस्ट अंग्रेजों से करने लगी कि आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए, मेरे बेटे दामोदर राव को गद्दी दे दीजिए, मैं आप ही की तरफ से लड़ूंगी, आपका साथ दूंगी। लेकिन अंग्रेज इसको बात मानने को तैयार नहीं हुए। तब जाकर के बेटा अंतिम रूप से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने देखा कि अब कोई चारा ही नहीं है मुझे, कि मेरा राज्य मुझे मिल पाएगा, क्योंकि अंग्रेज तो अब हड़प ही लेंगे, तो इससे बेहतर है कि लड़कर ही मारा जाए। और तब झांसी की रानी विद्रोह कर दिया और विद्रोह में कूद गई और इतनी वीरता के साथ लड़ी कि कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। और झांसी की रानी अंतिम समय तक लड़ती रही और अंत समय में उसे क्या हो गया? मौत के घाट उतारा गया। झांसी में 5 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह आरंभ हो गया। रानी का दमन करने के लिए 23 मार्च 1858 को हीरोज ने झांसी को घेर लिया और घेरने के बाद 8 दिन तक युद्ध चलता रहा दोस्तों। 8 दिन के बाद झांसी की रानी पकड़ी गई और उसे मार दिया गया। मरने के बाद यही हीरोज उसमें कथन बोलता है कि इतने जवानों में मरे हुए एकमात्र यह लेडीज है जिसे मर्द कहा जा सकता है। किसको? रानी की, झांसी की रानी को। बड़ी वीरता के साथ लड़ी थी। इतिहास गवाह है कि रानी लक्ष्मीबाई ने रानी अपनी झांसी को बचाने के लिए और भारत को बचाने के लिए कितनी वीरता के साथ अंग्रेजों से लड़ी और बड़ी ही कठोरता के साथ उन्हें जवाब भी दिया। लेकिन अंतिम समय में वो क्या करी? अपनी प्राण को गंवा बैठी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अंग्रेजों का झांसी पर भी अधिकार हो गया। फिर आता है बिहार। बिहार के नेता बाबू कुंवर सिंह थे, जो 80 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजों से लड़ रहे थे। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला, लेकिन इनकी भी हत्या कर दी गई और इस प्रकार बिहार पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। फिर यहाँ छोटे छोटे देश थे, जगह थे जहाँ पे भी विद्रोह फैला था। इलाहाबाद, इसका नेतृत्व अली लियाकत अली कर रहे थे। जनरल नील ने इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। फिर है दोस्तों फैजाबाद, जहाँ का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्लाह कर रहे थे। यहाँ पर भी कैंपबेल ने विद्रोह को शांत किया। बरेली में खान बहादुर खान थे, यहाँ पर भी नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान ने, और विद्रोह को समाप्त किया कैंपबेल ने। फिर गोरखपुर में गजाधर सिंह थे, मथुरा में देवी सिंह और कदम सिंह थे। इस प्रकार दोस्तों भारत के लगभग उत्तर भारत में ये विद्रोह चारों तरफ फैला। उत्तर भारत में लगभग पूरी तरह से उत्तर भारत में फैल गया और फैलने के बाद धीरे धीरे अंग्रेज क्या करने लगे? इसको दबाने में सफल भी हुए। बहुत सारे लोग तो उनको साथ भी नहीं दिए भारतीयों का। कहते हैं ना कि भारतीयों का बहुत लोगों ने साथ दिया, जैसे जमींदारों ने साथ नहीं दिया, पढ़े लिखे लोगों ने साथ नहीं दिया। भारत के बहुत बड़े रजवाड़े जैसे सिंधिया था, उसने भी साथ नहीं दिया। ग्वालियर का सिंधिया जो था नहीं दिया।
अगर शायद इन लोगों ने साथ दिया होता तो हम अंग्रेज को उसी वक्त भारत से निकालने में सफल हो पाते। केनिंग हालांकि कहता भी है कि अगर ग्वालियर के सिंधिया ने साथ नहीं दिया होता तो हमारा बोरा बिस्तर बंद कर कब का यहाँ से रवाना हो गया होता। मतलब केनिंग अपने बारे में बताता है कि अगर सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया होता तो हमारा बोरा बिस्तर कब का बंद गया होता। ये कथन केनिंग का है, जो भारत का गवर्नर जनरल उस वक्त था डलहौजी के जाने के बाद। तो वही था, हम तो जितने में सफल हो जाते, शायद हमारे अपनों ने साथ नहीं दिया तो हम युद्ध में हार गए। लेकिन इस युद्ध ने एक तो निर्णय कर दिया कि अगर भविष्य में दोबारा युद्ध होगा तो हम जीतने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि तब हमारे पास एकता होगी और हमारे यहाँ राष्ट्रवाद का विकास होगा और हम सफल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था 1857 के विद्रोह का प्रसार, जो कहाँ कहाँ प्रसार हुआ और कैसे इसका पतन हुआ। हमने दो चीज देखा, एक तो आरंभ देखा कि इसका आरंभ कैसे हुआ, दूसरा हमने इसका प्रसार देखा, फैलाव देखा कि कहाँ कहाँ था। तो याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में ये नहीं गया था। ठीक है दोस्तों, अब हमने यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपको एकत्रित कर दिया है। ये हमारा ही नोट्स है, जो कम्प्लीटली हमारा नोट्स है मेंटर का, वहाँ से कभी कभी मैं कट पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये सब मुझमें अंडरलाइन वगैरह लगी हुई है तो मुझे दोबारा फिर से नोट्स लिखना पड़ता है और कुछ नहीं मिल हो रहता है, तो इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे याद करने वाला दोस्तों चीज़ है क्या है जी, तो हेडिंग करा के 1857 के विद्रोह के केंद्र का नेता कौन था। तो विद्रोह का नेता जो भी थे ना, सारे नेता यहाँ पर, जैसे दिल्ली में नेता कौन था जी, बहादुर शाह द्वितीय, उनकी पत्नी जीनत महल थी, बहादुर शाह की पत्नी थी, जनरल बख्श खां था, हकीम असानुल्लाह था। यहाँ पर ये लोग थे जो दिल्ली का नेतृत्व कर रहे थे। बरेली में खान बहादुर खान था, हालांकि पीछे भी हमने चर्चा किया, लेकिन हमने यहाँ पे एक जगह कर दिया। लखनऊ और शाहजहांपुर में बेगम हजरत महल और ब्रिजिश कादिर थे। फैजाबाद अवध में मौलवी अहमदुल्लाह था। कानपुर में नाना साहब थे, अजीमुल्ला खां थे। झांसी यानी ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई थी। कानपुर में तात्या टोपे थे, जिन्हें भारत के गैरीवाल्डी कहा जाता है। एक याद रखिएगा, ये भारत का गैरीवाल्डी किसे कहा जाता है जी, का तात्या टोपे को कहा जाता है। गैरीवाल्डी इटली में पढ़ने को मिलता है, जब हम लोग इटली का एकीकरण करते हैं तो वहाँ पे गैरीवाल्डी की कहानी मिलती है। तो वही इस तरह से तात्या टोपे की तुलना की जाती है गैरीवाल्डी से, याद रखिएगा। जगदीशपुर यानी बिहार में कुंवर सिंह और अमर सिंह लड़ रहे थे। पटना दानापुर में पीर अली लड़ रहा था। इलाहाबाद में लियाकत अली थे। संबलपुर में सुरेंद्र साई थे। मेरठ में कदम सिंह थे और रुहेलखंड में अजीमुल्लाह खां थे, जिन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था इन जगहों का। अगर ये जगह देखा जाए दोस्तों तो लगभग सारे जगह उत्तर भारत में ही पड़ते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि यह विद्रोह उत्तर भारत में ही पूरी तरह से फैला हुआ था। अब इसमें हमने नीचे क्या लिख दिया है, अब हमने एक जगह फिर से कलेक्ट कर दिया कि केंद्र क्या था और वहाँ का नेता कौन था। एक तो नेता हमने ऊपर भी देख लिया, फिर से देख लिए, और फिर दमन करता है, यानी अंग्रेज में कौन कौन व्यक्ति थे जिन्होंने इसका दमन किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद करने वाला है, नोट डाउन कर लीजिएगा। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय था, जिसको निकोलसन हडसन ने हराया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल हमने पढ़ लिया, कैंपबेल और आउटरम थे वहाँ पे। कानपुर में नाना साहब थे, यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल और हैवलॉक था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी और वहाँ पे कैप्टन ह्यूरोज था। इलाहाबाद में लियाकत अली थे, जहाँ पे कर्नल नील ने शांत किया था। बनारस में जनसाधारण और सेना काम कर रही थी, जहाँ पे कर्नल नील ने इसे किया था। बिहार में कुंवर सिंह थे, जहाँ पे डगलस आयर और टेलर ने मिल करके शांत किया था विद्रोह को। पंजाब में जनसाधारण और सेना काम कर रही थी, जहाँ पे जॉन लॉरेंस था। बरेली बख्त खां थे, जहाँ पे कैंपबेल विसेंट ऑर्थर थे। और फैजाबाद, जहाँ पे मौलवी अब्दुल्लाह जनरल रेनड ने इसको पराजित करके शांत किया था। इस प्रकार दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से ये देखने का प्रयास किया कि 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ, और आपको मुझे विश्वास है कि समझ में आया होगा। और फिर इसका प्रसार कहाँ कहाँ हुआ, कहाँ कहाँ यह फैला, इसको हमें देखने का एक नजरिया मिला और हमने देखा और स्पष्टता में पता चल गई कि यह विद्रोह जो था उत्तर भारत में ही ज़्यादा सफल रहा, दक्षिण भारत तक इसकी चिंगारी नहीं जा पाई। और फिर हमने लास्ट में सारे क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करके आपको दे दिया कि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर करने का प्रयास कीजिए। और अपने सुझाव या कुछ भी ऐसी बात हो तो कमेंट में लिख करके ज़रूर भेजिए, ताकि मैं उसमें अपने नित्य वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ सुधार करूं और उसमें कुछ कम करने का बेहतर करने का प्रयास करूं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ही इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। 1857 की क्रांति के सीरीज को बेटा आप लोग जरूर पढ़िएगा।
निश्चित तौर पे मेरा वादा है कि इस तरह से विस्तृत तौर पे 1857 की क्रांति को कोई नहीं बताता है, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कल की वीडियो में संभवतः यह समाप्त हो जाएगा, यानी 4 वीडियो में ये क्या होगा, समाप्त होगा। कल हम लोग असफलता के कारण, महत्व और परिणाम, इसके 3 चीज देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही हम वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।